हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 18 to 24। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम योर एरिया कंपेयर एंड कंट्रास्ट दैट एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कह रहा है अपने एरिया का एग्जाम्पल यूज़ करते हुए आपको प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जहाँ पर जो भी संपत्ति होती है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, उस पर क्या होता है, पूरा अधिकार गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की भलाई के लिए काम करती है। वहाँ पर जो भी काम होते हैं पब्लिक सेक्टर में, वो प्रॉफिट के साथ साथ, गवर्नमेंट प्रॉफिट के साथ साथ ही लोगों की भलाई के लिए काम करती है, जिससे कि लोगों को हेल्प मिल सके। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि वहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है, वो इंडिविजुअली किसी पर्सन या फिर कंपनी की होती है। उसके सारे फैसले जो होते हैं वो इंडिविजुअली वो पर्सन या फिर कंपनी लेती है। और वहाँ अगर हम पब्लिक सेक्टर में देखते हैं तो वहाँ पर जो फैसले होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है। तो पब्लिक सेक्टर में क्या है, इंडिविजुअली जो पर्सन है वो या फिर कंपनी जो है वो फैसले लेती है, उस पे जो प्रॉपर्टी है उस पे उसी का अधिकार होता है, और ये जो भी काम करते हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। हालांकि दोनों, अगर हम देखेंगे पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों ही बहुत सारे लोगों को जॉब देते हैं, दोनों जगह पे ही बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर प्रॉफिट के साथ साथ लोगों की भलाई के काम किए जाते हैं। कई जगह ऐसा भी हो जाता है कि गवर्नमेंट को उतना प्रॉफिट नहीं है, लेकिन उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए वो काम किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम होंगे कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए करती है। आइए आंसर देखते हैं। पब्लिक सेक्टर, हाँ, अगर अपने आसपास जो आपके आसपास का जो एरिया है, अगर उससे एग्जांपल लेना चाहें तो पब्लिक सेक्टर में क्या होगा, रेलवे ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस ले सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह ले सकते हैं। और अगर हम प्राइवेट में जाएंगे तो टाटा, रिलायंस, ये सब हमारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि हमारे आसपास हमें मिल जाती हैं। तो टाटा एंड रिलायंस जो हैं वो उन्हें हम प्राइवेट सेक्टर में लेते हैं यहाँ पे। चलिए, पब्लिक सेक्टर। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द assets and provides all the service. Public sector works to provide facilities to the people along with profits. Profits के साथ साथ लोगों को facilities यहाँ पर दी जाती है। रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर, इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप एज ऑफ असेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द hands of private individuals or companies. Private sector works to make profit. Companies such as Tata Iron and Steel Company Limited और Reliance Industries Limited are privately owned. तो ये जो है ये अपना काम करते हैं। ये सारी जो कंपनीज़ हैं, टाटा, रिलायंस, ये सब क्या है, ये सब प्राइवेटली हैं, और जो भी इनका काम होता है वो अपने प्रॉफिट के लिए होता है। लोगों को रोज़गार देने के साथ साथ जो काम होता है इनका वो अपने प्रॉफिट के लिए होता है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है डिस्कस एंड फिल द फॉलोइंग टेबल गिविंग वन एग्जाम्पल ईच फ्रॉम योर एरिया। आपके एरिया से एग्जाम्पल लेते हुए आपको ये टेबल जो है वो फिल करनी है। टेबल में क्या है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन, बैडली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी हेल्प लेते हुए आपको ये टेबल जो है वो फिल करनी है अपने एरिया से एग्जाम्पल लेते हुए। मतलब पब्लिक सेक्टर का कोई वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम, प्राइवेट सेक्टर वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पब्लिक सेक्टर बैडली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर बैडली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देना है अपने आसपास के एरिया से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या आएगा, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, मेट्रो, ये सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में दे देते हैं पोस्ट ऑफिस, जो कि सभी जगह मिल जाता है। ठीक, प्राइवेट सेक्टर वेल मैनेज्ड, तो इसमें हम टाटा ले सकते हैं। टाटा कंपनी ऐसी है जो कि प्राइवेट सेक्टर है बट वो वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है।
ठीक। अब बैडली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर बैडली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें BSNL का नाम ले सकते हैं। उनमें बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही, बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। उसके अलावा DTC वगैरह है। इन सब में क्या है, कई चीज़ें हैं जिसमें कि उसमें कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, मान लीजिए BSNL ले रहे हैं। BSNL है जिसकी BSNL में इस समय बैडली मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं, जिसकी वजह से अब उसका प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं BSNL। ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर का बैडली मैनेज ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर करें तो इसमें बहुत सारे बैंक आ जाएंगे, प्राइवेट बैंक्स आ जाएंगे। इधर कुछ सालों में हमने देखा बहुत सारे बैंक जो हैं जिन्होंने लोगों के साथ चीटिंग की है उनके नाम आए हैं बैंक्स के। या फिर कह सकते हैं कि जो मिल्क कंपनीज़ होती हैं, तो मिल्क क्या है, सभी को डेयरी का मिल्क नहीं मिल सकता और ये भी नहीं पता कि वहाँ से भी सही मिलता है कि नहीं। बट जो पैकेट में आता है मिल्क वो सभी तक अवेलेबल है, वो प्राइवेट सेक्टर है और वो सभी लोगों तक अवेलेबल है। लेकिन बैडली मैनेज्ड कैसे है, क्योंकि वो क्या है किसी को पता नहीं, वो मिल्क है या लोगों को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कुछ और है, ये चीज़ें किसी को पता नहीं। तो ये बैडली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम यहाँ पर ले रहे हैं प्राइवेट बैंक। ठीक है, प्राइवेट बैंक्स। अब उस बैंक का अगर आप नाम डालना चाहोगे तो आप नाम भी डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे फिल करना है टेबल को। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन व्हाई द गवर्नमेंट हैज टेकन देम। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर की कुछ एक्टिविटीज़ के नाम बताना है और बताना है इन जो पब्लिक सेक्टर की एक्टिविटीज़ जो हैं इन्हें गवर्नमेंट के द्वारा क्यों किया जाता है। तो पब्लिक सेक्टर की एक्टिविटीज़ की अगर हम नाम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, हॉस्पिटल, स्कूल, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स हैं, ये सारे क्या हैं, पब्लिक सेक्टर के एक्टिविटीज़ हैं। चलिए देखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ एज फॉलो। पोस्ट ऑफिस, रेलवे, बैंक, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ये सारी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़रूरत हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें क्यों किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें इसलिए किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक के लिए ही होती है। पब्लिक के जो ज़रूरत की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी अवेलेबल कराना, वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराना गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है वो खर्च करती है। आइए देखिए, पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ आर सच थिंग्स विच आर needed by all the people of the society which the private sector does not provide at a reasonable cost। तो यहाँ पर क्या है कि पब्लिक सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ही पब्लिक सेक्टर की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है, उस पर गवर्नमेंट जो है वो कार्यान्वयन करती है, उस पर काम कराती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर जो लोग प्राइवेट सेक्टर से लेना चाहें, बहुत सी चीज़ें जो होंगी जो प्राइवेट सेक्टर से अगर लेना चाहें तो वो रिजनेबल कॉस्ट पे नहीं मिलेगी, वो वहाँ पर काफ़ी महंगी ही मिलेगी। अगर हम एग्जांपल देखें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, अगर इन्हीं की बात हम कर लें, या फिर आपका बस वगैरह ही है, अगर आप इसको देखिए तो गवर्नमेंट जो बसेस होती हैं उनका फेयर एंड प्राइवेट बसेस का फेयर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, वहाँ मेडिसिन भी फ्री मिल जाती है, और जब डॉक्टर को दिखाना है और जगह क्या है कि आपको डॉक्टर को ही फ़ी पे करनी पड़ती है अच्छी खासी। वहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ कुछ रुपए की आपको रिसीट बनवानी होती है, उसके आधार पर आप जाके इलाज करा सकते हो। तो ये सारी क्या है, ये सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, जबकि इन सबों में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान, अगर हॉस्पिटल की बात करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी, एम्प्लॉयज़ भी उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं तो हर लेवल के, तो उनकी सैलरीज हो गई। उसके अलावा जो उन्हें मैनेज कर रहा है वो सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, मेडिसिन्स वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इन सारी चीज़ों का की कॉस्ट जो है वो तो बहुत ज़्यादा आती है। अगर इन्हीं चीज़ों के लिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो अच्छे खासे वहाँ पर खर्चे लग जाते हैं, लेकिन अगर इसी के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो काफ़ी कम में लोगों का काम हो जाता है।
तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज़ लोगों को उपलब्ध कराती है जो कि लोगों की नीड है, जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरत है, वो गवर्नमेंट उन्हें अवेलेबल कराती है। अगर वो उसके लिए प्राइवेट पे जाते हैं तो प्राइवेट जो है उसके लिए रीज़नेबल कॉस्ट नहीं लेता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को क्यों करती है? क्योंकि लोगों की जो भलाई, पब्लिक की जो भलाई है वो गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके लिए वो स्पेंड करती है, इसके लिए वो खर्च करती है। आइए देखें, प्राइवेट पब्लिक एक्टिविटीज़ आर फॉर द गुड ऑफ द पब्लिक। पब्लिक एक्टिविटीज़ जो है वो पब्लिक की भलाई के लिए हैं। The primary responsibility of which is on the government and it is also the responsibility of the government to spend on them। तो ठीक है, अब समझ में आ गया कि पब्लिक सेक्टर की कुछ एक्टिविटीज़ के अगर नाम बताने हैं तो वो आप समझ गए हो। अब उन्हें गवर्नमेंट क्यों करती है? इसलिए करती है क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी है। पब्लिक की जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे वो जो गवर्नमेंट का जो फंड होता है उसके द्वारा वो पूरा कराती है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। एक्सप्लेन करना है कि एक राष्ट्र, किसी राष्ट्र के लिए पब्लिक सेक्टर जो है वो किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में पब्लिक सेक्टर किस तरह से योगदान देता है। तो पब्लिक सेक्टर का योगदान अगर हम कहें किसी भी राष्ट्र के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो वो बहुत ज़्यादा है। कैसे? सबसे पहली चीज़ कि पब्लिक सेक्टर जो भी काम करता है वो प्रॉफिट के साथ साथ लोगों की भलाई के लिए होता है, और जब लोगों की भलाई हो रही है तो उसी में क्या है कि उसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी होता है। कैसे पब्लिक सेक्टर काम करता है? जैसे हॉस्पिटल्स बनवाना, स्कूल्स बनवाना, रोड्स, इरिगेशन का इंतज़ाम करवाना, रेलवेज़ का काम कराना, ये सारी चीज़ें किस में आती है? पब्लिक सेक्टर में। वो उन्होंने ये काम करवाया। अब इससे हुआ क्या? इससे ये होता है कि कितने सारे लोगों को रोज़गार मिला। ये रोड बनी, हॉस्पिटल्स बने, स्कूल्स बने, ये सारे क्या है? ये सारी फैसिलिटीज़ लोगों ने ली। लोग वहाँ इलाज कराने गए, स्कूल्स में पढ़ने गए, तो ये क्या, वो सारी फैसिलिटीज़ भी लोगों ने ली। और उसके अलावा कितने सारे लोगों को इससे रोज़गार हुआ। इससे क्या हुआ? नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। और ये सारी सुविधाएं, जैसे रेलवे की सुविधा है, रोड की सुविधा है, इरिगेशन की सुविधा है, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को ही फ़ायदा पहुँचाती हैं। तो इससे हुआ कि ये क्या है? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को फ़ायदा हो रहा है। इससे नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ये सारी फैसिलिटीज़ लोगों को मिल रही हैं जो कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वो काफ़ी हाई कॉस्ट पे मिलेंगी। ये लो कॉस्ट पे मिल रही हैं। लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। इससे क्या हो रहा है? नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की तो उसका योगदान उसमें बहुत ही ज़्यादा है। आइए देखते हैं, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द पब्लिक विच वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यहाँ पर सेक्टर है, sector which works for the development of the people along with the profit, the development of the people is completely related to the economic development। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट के साथ साथ ही लोगों की भलाई का भी काम इसमें हो रहा है, जिससे कि नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप ही हो रहा है। मेनी फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द पीपल बाय द गवर्नमेंट सच एज स्कूल्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स, रेलवेज, ब्रिड्स, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। गवर्नमेंट के द्वारा ये सारी फैसिलिटीज़ लोगों को दी जा रही। तो क्या है, लोगों को फैसिलिटीज़ भी मिल रही, साथ ही साथ इतने सारे एम्प्लॉयमेंट के रास्ते भी खुल रहे हैं, इतने सारे लोगों को रोज़गार भी हो रहा है, जिससे कि लोगों का और नेशन का दोनों का डेवलपमेंट हो रहा है। दीज फैसिलिटीज़ फुलफिल पब्लिक एंड प्राइवेट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स विच कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इससे क्या है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही जो ज़रूरतें हैं वो फुलफिल हो रही हैं, और इससे कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो होता है। सिमिलर इसी तरह से कह सकते हैं, गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, किसानों से जो अनाज होता है वो लेते हैं। अगर वही अनाज वो लोकल ट्रेडर्स को बेचते हैं तो उनको कम कीमत मिलती है। गवर्नमेंट उनसे सही कीमत पे अनाज को लेती है और उसको फिर कंज्यूमर्स तक पहुंचाती है, आगे सेल किया जाता है।
लोगों को वो कम कीमतों में मिलता है। अगर वही चीज़ वो दूसरों से खरीदे, लोकल ट्रेडर से खरीदे, तो वो चीज़ें उन्हें महंगी मिलेगी। तो इसमें होता क्या है कि कंज्यूमर एंड फार्मर दोनों का जो प्रोडक्शन कर रहा है वो भी, और जो कंज्यूमर है वो भी, इससे दोनों का प्रॉफिट होता है। और जब ये लोगों का प्रॉफिट है तो ये नेशन का प्रॉफिट होता है। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाय व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एज अ फेयर प्राइस, ठीक है, सही प्राइस पे उनसे लेते हैं। दीज स्टोर्स इन इट्स गोडाउन्स एंड इसे स्टोर किया जाता है, दीज स्टोर्स इन इट्स गोडाउन एंड सेल्स एट अ लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स को फिर लोअर प्राइस पर इसे बेच दिया जाता है। थ्रू रेशन शॉप्स इन दिस वे, रेशन शॉप्स के द्वारा इन्हें सेल कर दिया जाता है। द गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस तरीके से किसानों से अनाज ले रही है, उनको सही कीमत भी मिल जा रही है और कंज्यूमर को लोअर प्राइस पे चीज़ें मिल रही है। इससे भी क्या है, दोनों को ही इससे फ़ायदा मिल रहा है। गवर्नमेंट इस तरह से दोनों को ही सपोर्ट कर रही है, जो कि ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहायता करती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान देती हैं। तो पब्लिक सेक्टर इस तरह से नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर नीड प्रोटेक्शन ऑन द फॉलोइंग इश्यूज, वेजेस, सेफ्टी एंड हेल्थ, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स होते हैं उन्हें कुछ फॉलोइंग मुद्दे, कुछ आपको मुद्दे दिए हुए हैं, जैसे कि मजदूरी है, सेफ्टी है, हेल्थ है, इसके लिए कुछ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ज़रूरी प्रोटेक्शन जो है वो उन्हें देना चाहिए, एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे वेजेस पे, मजदूरी। तो मजदूरी जो है वो जो वर्कर्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, जो उन्हें मजदूरी मिलती है, जो काम के बदले में उन्हें मजदूरी मिलती है, वो बहुत ही कम होती है। तो पहले तो उनकी मजदूरी जो है, क्योंकि वो काम इसीलिए कर रहे हैं अपनी सैलरी के लिए, अपनी इनकम के लिए, जिससे उन्हें घर चलाना है, तो पहले तो उनकी जो सैलरी है या इनकम है वो सही अमाउंट में मिलना चाहिए काम के अकॉर्डिंग। दूसरा, उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स होने चाहिए। इसमें क्या है कि अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर काम ज़्यादा लेते हैं, वर्किंग आवर्स कुछ फिक्स नहीं होते, ओवर टाइम का कुछ अलग से चार्ज नहीं देते हैं। तो होना ये चाहिए कि काम के जो आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स जो हैं वो फिक्स होने चाहिए। फिक्स होंगे तो अब एक्स्ट्रा जो ओवर टाइम हो रहा है उस पता चलेगा, इतने टाइम तक किया। ओवर टाइम के भी जो पैसे बनते हैं वो भी उन्हें पे करने चाहिए। तो प्रोटेक्शन की जो ज़रूरत है मजदूरी में, तो उसमें क्या है, वर्किंग आवर्स जो हैं वो उनके फिक्स होने चाहिए, ओवर टाइम का उन्हें पैसा मिलना चाहिए, और उनकी मजदूरी भी जो है वो उचित मिलनी चाहिए। वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर गेट वेरी लेस वेजेस, मोर वर्किंग आवर्स, नो एक्स्ट्रा पेड, मोर वर्किंग आवर्स, नो एक्स्ट्रा पेड फॉर एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा पेड नहीं होता है। फॉर दिस देयर वर्किंग आवर्स शुड बी फिक्स्ड, wages should be given in the right amount, extra money should be given for extra work, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं, वो ऐसे जोन में काम करते हैं जहाँ पर सेफ्टी बिल्कुल नहीं होती, बहुत ही रिस्की जोन में काम करते हैं, जैसे माइंस वगैरह में काम कर रहे हैं, ईंट के भट्टों में काम हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कई जगह पे काम कर रहे हैं, वेल्डिंग वगैरह के भी काम हो रहे हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स के बीच में काम करें। तो ये सारी जगहें कैसी होती हैं, बहुत ही रिस्की होती हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी की गारंटी के साथ काम कराना सही होता है, यहाँ पर सेफ्टी की गारंटी के साथ काम कराना चाहिए, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो हैं वो नहीं कराते हैं। तो इस ओर ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आइए देखते हैं, देयर वर्क इज़ ऑफन रिस्की सच एज वर्कर्स इन कोल माइंस, ब्रिक्स क्लीन एक्सेट्रा, दे शुड गारंटी सिक्योरिटी, तो उन्हें सिक्योरिटी की गारंटी देनी चाहिए। हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत से लोग ऐसी जगहों पे काम करते हैं या ऐसी जगहों पे रहते हैं जो कि हेल्थ के पर्पज़ से सही नहीं है, जैसे कि कई जगह काम कर रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धुआं होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं। तो क्या है कि ऐसी जगहों पे जो शील्ड्स हैं, मास्क हैं, इन चीज़ों का यूज़ होना चाहिए। कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए जो कि जिनसे ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो ना हो उनसे, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि उन्हें हेल्थ का इशू आएगा, उनके लंग्स वगैरह ख़राब हो गए, उनके जो वर्कर्स हैं
वो क्या होते हैं, गरीब हैं, वहाँ गरीबी है, गरीबी तो इलाज भी सही तरीके से नहीं करा पाएंगे। तो होना ये चाहिए कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उन्हें इनके लिए ऐसा काम करना चाहिए कि जो काम है उनके हेल्थ को उससे प्रॉब्लम ना हो। केमिकल्स वगैरह हैं या फिर स्मोक है, ये सारी चीज़ों के लिए ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाएँ जो कि नुकसान ना पहुँचे, जिससे कि उसके अलावा मास्क, शील्ड, इन सारी चीज़ों का यूज़ होना चाहिए। और उसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चूँकि ये लोग गरीब हैं तो सही तरीके से इलाज नहीं करा सकते, तो उन्हें ये फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए, जिससे कि वो अपना इलाज करा सकें। जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, काम सही तरीके से हो, जिससे कि कोई भी डिजीज़ वगैरह है वो ना फैल सके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम कह सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जो वहाँ के वर्कर्स हैं इन सारी चीज़ों पे, उनकी सेफ्टी का, उनकी हेल्थ का और उनकी मजदूरी का, ये सारी चीज़ों का पे उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और वो प्रोटेक्शन उन्हें मिलना चाहिए इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के द्वारा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, स्टडी इन अहमदाबाद फाउंड दैट आउट ऑफ 15 लाख वर्कर्स इन द सिटी 11 लाख वर्कड इन द unorganized sector. The total income of the city in this year 1997 to 1998 की बात हो रही है, was rupees 60,000 million. Out of this, rupees 32,000 million was generated in the organized sector. Present this data as a table. ठीक है, आपको क्या करना है, ये पूरा पढ़िए एकदम स्टेप बाय स्टेप, आप स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ना है और इसके क्या करना है, एज अ टेबल इसे प्रेजेंट करना है। आगे क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वेज शुड बी थॉट ऑफ फॉर जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट इन दिस सिटी। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अहमदाबाद की एक स्टडी है जिसके मुताबिक क्या है कि यहाँ पर कुछ आपको बताया गया है कि वहाँ पर इतने वर्कर काम करते हैं, इतने वर्कर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इतने ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और जो टोटल इनकम जो है पूरे वर्कर की वो क्या है, वो दिया हुआ है, और आपको बताया है कि उनमें से ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी है, कितनी दी जाती है। तो ठीक है, इसी बेस पे क्या करना है, टेबल बनाना है, फिर बताना है कि इस जगह पे जहाँ का ये डेटा दिया हुआ है, जहाँ की ये स्टडी है, उस जगह पे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए क्या किया जाए। चलिए आइए देखते हैं किस तरह से इंक्रीज़ किया जाए, इसे बाद में देखेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिस तरह से हमें दिया है क्वेश्चन में, बस स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अहमदाबाद स्टडी में क्या किया गया, फाउंड किया गया 15 लाख वर्कर्स। ठीक है, 15 लाख वर्कर्स इन द सिटी में 15 लाख वर्कर्स हैं, यानी कि टोटल वर्कर्स का ये नंबर हो गया 15 लाख। हमने ये कॉलम बनाया, टोटल वर्कर्स 15 लाख। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या है, 11 लाख वर्कड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने काम करते हैं, 11 लाख। ठीक है, हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो गए 11 लाख, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ दिया नहीं है कि उसमें कितने काम करते हैं, बट हम समझ सकते हैं टोटल वर्कर्स कितने हैं, 15 लाख, एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 11 लाख हो गए, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने में 15 लाख माइनस 11 लाख हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, ये पूरा आ जाएगा 4 लाख आ जाएगा। तो 4 लाख वर्कर्स हमारे हो जाएंगे किसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन में, द टोटल इनकम ऑफ द सिटी 1 ईयर की यहाँ पर टोटल इनकम दिया है, कितनी दिया है यहाँ पर, टोटल इनकम 60,000 मिलियन। ठीक, 1 ईयर की टोटल इनकम यहाँ की दिया है जो कि 60,000 मिलियन है, जिसमें कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के वर्कर्स आते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आउट ऑफ दिस जो कि आपको 60,000 दिया है, उसमें से रुपीज़ 32,000 मिलियन जो है जनरेट होती है किसके लिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कितनी इसमें से हो गई, 60,000 तो हमारी टोटल है। अब उसमें से ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए 32,000 मिलियन जो है, 32,000 मिलियन ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जनरेट होती है वहाँ पर इनकम। अब आगे हमें क्या करना है, यानी कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, यहाँ टोटल हमें दे दिया, ऑर्गेनाइज सेक्टर दे दिया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इनकम हमें नहीं दिया है, उसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे,
टोटल हमें पता है 60,000 मिलियन और ऑर्गेनाइज सेक्टर की पता है 32,000 मिलियन। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें से जो टोटल है, टोटल में से ऑर्गेनाइज सेक्टर की माइनस कर देंगे, बस हमें मिल जाएगी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो इनकम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये स्पेस नहीं है, यहीं पे हम समझ लेंगे इसे। 60,000 मिलियन हमें जो है वो है टोटल इनकम। ऑर्गेनाइज सेक्टर की कितनी है, वो हमारी है 32,000 मिलियन। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी टोटल में से ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर की इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कॉलम बना देंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर की इनकम का, जो कि हमें मिल गया 28,000 मिलियन। ठीक, अब ये टेबल हमारे सामने है। अब क्या करना है, इससे कंक्लूज़न तो निकालने के लिए कुछ नहीं बोला गया है कि हमें कोई कंक्लूज़न निकालना है, लेकिन फिर भी इस टेबल से हम समझ सकते हैं, कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। वो क्या है, वो ये है कि टोटल 15 लाख वर्कर्स हैं, जिनमें से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 11 लाख हैं। हम चाहे तो एक कॉलम उनका भी बना सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। ठीक है, जैसा कि हमने इनकम जो कि नहीं दिया है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इनकम नहीं दिया है तो भी हमने बनाया है, उसी तरह यहाँ पे एक कॉलम हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का भी बना सकते हैं, जो माइनस कर देंगे मिल जाएगा। नहीं भी बनाए तो भी काम हमारा बन जाएगा, फिलहाल बना सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में टोटल ये काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतने हैं, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने हुए, वो हुए 4 लाख। अब टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम 60 लाख है, और हम देख रहे हैं 32,000 मिलियन जो है 60,000 मिलियन जो है वो टोटल इनकम है, जिनमें से 32,000 मिलियन कहाँ जा रही है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रही, जहाँ पर वर्कर कितने हैं, यह हमने माइनस किया था, मिल गया था, वर्कर वहाँ पर है 4 लाख, यानी 4 लाख वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में 4 लाख वर्कर्स हैं, जिनकी की टोटल इनकम जो है वो है 32,000 मिलियन। ठीक, ये वहाँ की ऑर्गेनाइज सेक्टर की इनकम हो गई 1 ईयर की। और वहीं हम देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये हमें क्या मिली, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कि 4 लाख हैं वर्कर्स, और उनकी जो इनकम है 1 ईयर की वो हो गई 32,000 मिलियन। अब वहीं हम देखते हैं कि 11 लाख वर्कर्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, वो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और उनकी टोटल इनकम की बात अगर हम करते हैं वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 28,000 मिलियन। तो यहाँ पर डिफरेंस हम देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा है, वर्कर्स उसमें उसके डबल से भी ज़्यादा हैं। हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो वर्कर्स हैं उसके डबल से भी ज़्यादा हमें मिल रहा है, लगभग ट्रिपल हमें मिल रहा है किसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और वहीं पर इनकम की बात करें तो इतना वर्कर्स का भी इतना फ़र्क है, फिर भी वहाँ पर इनकम जो है वो इनसे बहुत ही कम है। यानी कि अगर हम इनकम रेशियो देखेंगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का इनकम रेशियो जो आएगा वो बहुत ही कम आएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर से। ठीक, ये हमने टेबल बना ली और हमने समझ लिया। अब आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ वेज should be thought of for generating more employment in the city। इस सिटी में और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करने के लिए क्या करना होगा या क्या करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स से हम लोग बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स पे आप उसमें जो आपको समझ में आएगा आप और भी पॉइंट्स जो हो डाल सकते हो। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उस सिटी में क्या करना होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा। गिव प्रॉपर एजुकेशन टू ऑल, सभी को प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। प्रॉपर एजुकेशन होगी तो आगे वो काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए पर्सन क्या होगा, एलिजिबल होगा। अगर उसकी प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं होगी तो आगे वो काम करने में सक्षम नहीं होगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करना चाहिए कि मोटिवेशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, जो भी अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनके पास पैसे नहीं तो फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए उन्हें, मोटिवेशनल सपोर्ट मिलना चाहिए। उसके अलावा जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि बच्चों की जो एजुकेशन होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए कि आगे जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो वो आगे कोई काम अगर शुरू करना चाहता है तो कर सके। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, तो एजुकेशन में ऐसा भी ऐड होना चाहिए कि जब बच्चे की एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है
तो कोई भी इंसान जो है वो अगर कुछ और अपना शुरू करना चाहता है, कुछ भी अपना काम शुरू करना चाहता है, तो उसमें उसे उसकी उस एजुकेशन से उसमें हेल्प मिल सके। एजुकेशन से हेल्प मिलेगी तो उसका काम जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी इंसान है, अगर वो पढ़ाई पूरी होने के बाद काम शुरू करना चाहता है, तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो उसके उस काम में उसे हेल्प मिल सके। तो इस तरह हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो उस सिटी में बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और जो आपको समझ में वो ऐड कर सकते हैं। टेबल जो है वो आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि किस तरह से टेबल हमें बनानी है। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है और टेबल जो है वो अपने आप रेडी हो जाएगी। फिर चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द जीडीपी इन रुपीज क्रोर बाय द 3 सेक्टर। यहाँ पर क्या है कि आपको एक टेबल दी गई है जिसमें कि जीडीपी है तीनों सेक्टर की, जो कि क्रोर में है। ईयर वन साइड पे हमारा ईयर है, टेबल हम पहले ध्यान से देखेंगे, आगे क्वेश्चन है, देखना है कि करना क्या है। वन साइड पे यहाँ हमारा ईयर है, यहाँ पर सेक्टर है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये तीनों सेक्टर हैं। करना क्या है, ईयर 2000 का हमें पहले देखना है। यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी है 52,000 करोड़। ठीक है, सब में करोड़ लगाना क्योंकि करोड़ में यहाँ जीडीपी है। 48,000 सेकेंडरी का 48,500 करोड़, यहाँ पर 1,33,500 करोड़। अब 2013 का अगर देखते हैं तो 8,05,000। यहाँ पर क्या है कि 10,74,000। फिर यहाँ पर क्या है 38,68,000 करोड़ रुपीज़। ये क्या है, जीडीपी है। आगे क्वेश्चन क्या है, अब इसके बेस पे देखना है हमें। क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी फॉर 2000 एंड 2003। यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है जीडीपी शेयर। ठीक है, हर सेक्टर का जीडीपी का शेयर हमें कैलकुलेट करना है कि क्या है। यहाँ जीडीपी दिया है, आपको जीडीपी शेयर कैलकुलेट करना है हर सेक्टर का। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 by 1 लेंगे, मतलब सबसे पहले ईयर 2000 लेंगे, फिर 2013 को लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसका अगर हमें जीडीपी शेयर निकालना है प्राइमरी का, सेकेंडरी का एंड टर्शरी का, ईयर 2000 का, सबसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी जो है इसे हम प्लस करेंगे। ठीक, 52,000 ये है, तो इसमें हम प्लस करेंगे क्या, सेकेंडरी वाला 48,500 करोड़। ठीक, अब इसमें प्लस करेंगे हम क्या, जो भी आया हमारा उसमें प्लस करेंगे हम टर्शरी वाला। ठीक, 1,33,500। अब मतलब ये कि इन तीनों को हमें एक साथ ऐड कर देना है। इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, इक्वल टू यहाँ पर हमारा आ जाएगा, अगर हम इसे प्लस करते हैं आ जाएगा 2,34,000। ठीक है, 2,34,000 करोड़ रुपीज़ आ गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये जीडीपी का आया भी हमारा, इसका हमने अभी टोटल निकाला है। अब हमें क्या करना है, हर किसी का शेयर अलग अलग बताना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले को लेंगे। 2000 की बात कर रहे हैं तो 2000 की रो में ही चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्राइमरी लेंगे, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो प्राइमरी में क्या आया है 52,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 52,000 इंटू 52,000 इंटू 100 अपॉन ये जो हमारा टोटल आया है ये कर देंगे हम यहाँ पर। ओके, टोटल हमारा आया है 2,34,000। ठीक है, अब अगर इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमारा आ जाएगा 20.22%। ठीक है, फर्स्ट का आ जाएगा हमारा ईयर 2000 का प्राइमरी का जीडीपी का शेयर क्या आएगा, वो आएगा 20.22%। ठीक, अब हम आते हैं सेकेंडरी पे। सेकेंडरी पे हमें क्या करना है, सेकेंडरी में भी यही चीज़ करना है, सेम चीज़ जो हमने प्राइमरी में किया वही चीज़ सेकेंडरी में करना है। सेकेंडरी का क्या यहाँ पर है 48,500 है। ठीक है, 48,500 इंटू 100 अपॉन 2,34,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे भी हम कैलकुलेट कर देंगे। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20.73%।
ठीक, अब हम आ जाते हैं टर्शरी में। टर्शरी में क्या है, 1,33,500, 1,33,500, ठीक है, यहाँ पर है 1,33,500 इंटू 100 कर देंगे और अपॉन करेंगे, तो अपॉन करके हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारा टोटल है 2,34,000, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 57.04%। ये हमारे ईयर 2000 का जीडीपी शेयर आ गया, ठीक है। जब हमने ये वाला कैलकुलेशन किया प्राइमरी का तो हमें क्या मिला, ये मिला। सेकेंडरी का हमने किया तो क्या मिला, ये मिला। टर्शरी का हमने किया तो हमें ये मिला। अब हम आते हैं 2013 पे। अब जब 2013 पे आ रहे हैं तो इसमें भी हमें यही करना है कि इसे हमें पहले ऐड कर लेना है। 8,05,000, 10,74,000, 38,68,000, ठीक है। हम इस पूरे को क्या करेंगे, हम इस पूरे को भी ऐड कर लेंगे एक साथ, ठीक है। अब अगर इसको किया हमने तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना आएगा, 22,61,300, ठीक है, 22,61,300 ये हमारा आ गया इस पूरे को ऐड करने पे। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने ईयर 2000 का निकाला था सेम वही प्रोसेस हम कर देंगे 2013 में। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 1 बाई 1 लेंगे, प्राइमरी का लेंगे। प्राइमरी का हमने ये लिया तो यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए स्पेस थोड़ा कम है तो अभी हम लोग ऐसी बात कर ले रहे हैं। यहाँ पे 8,05,000 ना, यहाँ पर हमारा है 8,05,000, 8,05,000 है हमारा यहाँ पर, ठीक है। इनटू 100 करेंगे अपॉन जो भी हमारा यहाँ पर आया था, क्या आया था हमारा यहाँ पर, इसका टोटल 22,61,000, यहाँ पर क्या आएगा 22, यहाँ पर 100 है, 22,61,300, ठीक है, ये हमारा आया है। जब इसको कैलकुलेट हम करते हैं तो हमारा ये 2013 का जो प्राइमरी वाला है वो हमें मिल जाएगा। सेम वही प्रोसेस हम सेकेंडरी के लिए भी करेंगे, उसमें हमें मिल जाएगा 18.70, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे थर्ड वाले पे, टर्शरी पे आएंगे। टर्शरी में हमें मिल रहा है 38,68,000, ठीक है। उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, अपॉन करेंगे 2,34,000, ठीक है। इससे हम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ये टर्शरी वाला जीडीपी का शेयर 67.36, ठीक है। हमें क्या करना था, इसमें जीडीपी का शेयर लेना था जो कि हमने निकाल लिया जीडीपी का शेयर। अब इसको चाहे आप सीधा सीधा लिखोगे चाहे टेबल के रूप में लिखोगे, जैसे भी लिखोगे गलत नहीं होगा। चाहे आप सीधा सीधा लिख दोगे कि 2000 में प्राइमरी सेक्टर का प्राइमरी सेक्टर का 20.22% हो गया, सेकेंडरी 20.73% हो गया, 2000 ईयर की बात हो रही है। फिर टर्शरी का 57.04% हो गया। तो इसी तरह करके हम 2013 का भी कर देंगे, चाहे उसे आप सीधा सीधा लाइन में लिखोगे या इस तरह टेबल बना के लिखोगे, कोई भी गलत नहीं होगा। अब हम चलेंगे इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2, 24 का क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, शो द डेटा एज अ बार डायग्राम सिमिलर टू ग्राफ 2 इन द चैप्टर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको बार डायग्राम के द्वारा ये जो आपने अभी जीडीपी शेयर निकाला है इसे आपको बार डायग्राम की तरह शो करना है, जैसा कि आपने पहले अपने ग्राफ 2 में देखा है। इसी चैप्टर में ग्राफ 2 में आपने जिस तरह से बार डायग्राम देखा है उसी तरह आपको बार डायग्राम यहाँ पर शो करना है। चलिए अब हम बार डायग्राम शो करने के लिए क्या करेंगे, जो वहाँ हमने जीडीपी शेयर निकाला था उसी बेस पे हमको ये बार डायग्राम रेडी करना है, जिसमें कि शेयर ऑफ जीडीपी परसेंट में हमने निकाला था, वन साइड पे वो लिखेंगे,
ये स्केल बनाएंगे हम, जिसमें कि हमारे परसेंटेज होंगे। अदर साइड पे हमारे ईयर होंगे 2000 एंड 2013। स्केल हमारी क्या होगी, परसेंटेज में होगी 0, 20, 40, 60, 80, 100%। ठीक है, ये परसेंटेज में हमारी स्केल हो गई। वन साइड, अदर साइड पे हमारा ईयर हो गया। और उसके अलावा किसे हम किससे शो कर रहे हैं, जैसे कलर से शो कर रहे हैं तो कलर हम बता देंगे, कलर से इंडिकेट कर देंगे, या फिर अगर हम साइन से शो कर रहे हैं तो हम साइन इंडिकेट करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर कलर से शो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर कलर से इंडिकेट करेंगे। ब्लू प्राइमरी सेक्टर के लिए है, रेड सेकेंडरी के लिए, एंड ग्रीन जो है वो हमारा टर्शरी सेक्टर के लिए है। अब हमें क्या करना है, इसको शो करना है। तो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, 2000 में देखेंगे सबसे पहले इसे, कि हम पहले 2000 2000 का बार डायग्राम जो है वो बनाएंगे। एक ही जगह पे दोनों बनेगा, लेकिन सबसे पहले हम ईयर 2000 का बनाएंगे, जिसमें 22.22% है हमारा प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी शेयर। तो यहाँ देखिए 20 आ रहा है, 20 से थोड़ा सा ऊपर हम लोग लेंगे, 22.22% तक ले लिया प्राइमरी सेक्टर का, जो कि ब्लू से शो कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमने लिया है सेकेंडरी सेक्टर 20.73%। तो ये देखिए यहाँ 40 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, क्योंकि 20 तो इसी का हो गया, 22% तो इसी का आ रहा है। फिर इसलिए हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर 42 के अराउंड हम लोग जा रहे हैं। तो उसमें ऐड किया हमने 20.73%। ओके, नेक्स्ट हम आएंगे, जो बचा है 70% तक पहुंचा देंगे, लेकिन सिर्फ पहुंचा नहीं देंगे, उसे हम देखेंगे कि टर्शरी का यहाँ पर क्या दे रहा है शेयर, वो है 57.04। तो देखिए यहाँ पर हमारा 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, 40 हो गया, हाफ से ज़्यादा है, यानी कि 50 ये हो गया। और आगे हमने ले लिया, यहाँ पर समथिंग था 22 करके था पहले फर्स्ट वाले का, फिर आगे 20 समथिंग, तो ये हमारा ऊपर आ ही रहा था। तो ये हमारा हो गया 57.04% तक का, ये हमने शो कर दिया। नेक्स्ट हम आते हैं 2013 का देखेंगे, उसे भी इसी तरह से 13.94। देखिए यहाँ 10 से ऊपर जा रहा है, लेकिन 20 से तो नीचे है, 15 से नीचे है। ठीक, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 13.94, 14 तक आ गया। नेक्स्ट हमारा कितना है 18.70, सेकेंडरी का बना दिया। फिर टर्शरी का हमने बना दिया 67.36%। ठीक है, इस तरह से करके हमारा बार डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें इंफॉर्मेशन हमें पूरी देनी होगी कि क्या हम बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, उसकी स्केल जो है वो बाकायदा लिखनी होगी, उसे किससे इंडिकेट कर रहे हैं वो हमें लिखना होगा, प्रॉपर ईयर जो है वो लिखने होंगे। तो इस तरह से करके बार डायग्राम जो है वो हमारा रेडी हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 24 जो हमारा क्वेश्चन है, इसके फर्स्ट एंड सेकेंड हमने सॉल्व कर लिए, और नेक्स्ट क्या है इसमें थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम द बार ग्राफ। बार ग्राफ जो हमने ड्रॉ किया था उसके आधार पर हमने क्या कंक्लूजन निकाला, या हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, निष्कर्ष जो भी निकला वो हमें बताना है। तो उसके लिए बार डायग्राम जो है उसे हम देख के बता सकते हैं। उसके अलावा पहले जो कंक्लूजन हमने निकाला था उसके आधार पर भी बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ बार डायग्राम से पूछा है, बट यहाँ पर स्पेस नहीं है, हम लोग ऐसे ही कंपेयर कर लेंगे। कंक्लूजन निकालना है, तो कंक्लूजन निकालने के लिए क्या करेंगे, उसे हम कंपेयर करेंगे 2000 एंड 2013 का, दोनों का प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी जो हमने निकाला है जीडीपी शेयर, उसे हम कंपेयर करेंगे कि क्या फ़र्क आया। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ईयर 2000 एंड 2013 का प्राइमरी सेक्टर का देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है 22.22% हमारा प्राइमरी का आया है, देखिए ये प्राइमरी लिखा है। फिर 13.94 प्राइमरी सेक्टर का ही आया है। यहाँ पर हमें फ़र्क क्या दिख रहा है, यहाँ पर करीब 8% का फ़र्क दिख रहा है। 8% क्या हुआ, 2000 से 2013 में कम हो गया। तो प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर था जीडीपी शेयर, वो हमें दिख रहा है कि 2013 में आकर वो 8% के लगभग क्या हुआ, कम हो गया, उसकी हिस्सेदारी कम हो गई। सेकेंडरी पे आते हैं, 20.73 है सेकेंडरी में हमारा, एंड 2000 में। फिर 2013 में आएंगे तो 18.70 हमारा सेकेंडरी का है। अब हम क्या करेंगे, इसे भी कंपेयर करेंगे, तो यहाँ भी करीब 2% का अंतर आ रहा है। 2% क्या हो गए, कम हो गए। तो प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी शेयर जो था प्राइमरी सेक्टर का, वो 8% के करीब हमारा कम हो गया। सेकेंडरी का हम देखेंगे, वहाँ भी 2% के करीब कम हो गया। अब हम आते हैं टर्शरी में।
टर्शरी में अगर हम देखेंगे तो टर्शरी में क्या होगा, 57.04 था हमारा ईयर 2000 में। 2013 में हम देखेंगे तो 2013 में हमारा आ रहा है 67.36%। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बढ़ गया। हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर का शेयर जो था वो 2013 में आके क्या हो गया, कम हो गया, सेकेंडरी का कम हो गया, टर्शरी का अगर हम देख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो 10% के लगभग क्या हो गया, बढ़ गया। कंक्लूजन क्या निकला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जीडीपी शेयर में हिस्सेदारी जो थी वो कम हुई और टर्शरी की बढ़ गई 2013 में। अगर हम इसी को बार डायग्राम से भी देखना चाहें, वहां से भी कंपेयर कर सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में है, तो हम इसे अगर बार डायग्राम से भी देखना चाहें तो ये हमारा बार डायग्राम है, इससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इसमें कितना हमारी कमी आ गई या फिर बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पर क्या है, ईयर 2000 में ब्लू पोर्शन हमको ज़्यादा दिख रहा है एंड 2013 में कम दिख रहा है, और कितना परसेंट है वो हमको पता है कि किसमें कितना अंतर था, तो वो हमें पता चल जाएगा। सेकेंडरी का भी देख लेंगे एंड टर्शरी का भी देख लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं ना, ग्रीन पोर्शन जो है हमारा टर्शरी का, उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया है। यहाँ देख लीजिए ब्लू और रेड में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 8% एंड 2% का ही यहाँ फ़र्क है, और इसका तो करीब 10% का फ़र्क आ गया कि टर्शरी जो है वो 10% क्या हुआ है, बढ़ गया है। यहाँ पर ब्लू एंड रेड जो है कम हो गए हैं, और जो ग्रीन पोर्शन है यानी टर्शरी है वो बढ़ गया है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं बार डायग्राम से भी कि कंक्लूजन क्या निकला, एंड अदर तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि टर्शरी का शेयर जो है वो बढ़ गया 13 में, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी का थोड़ा थोड़ा घट गया है। तो बच्चों, इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।